अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ कैन यू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाली की बात की थी, ठीक है और उसके जो कंपोनेंट्स को हमने रिजॉल्व किया था रेक्टेंगल अपना जो वेक्टर्स के, ठीक है, या फोर्सेस के। तो आज उसी का एक नेक्स्ट पोर्शन है, वो ये क्वेश्चन है। जैसे डायग्राम में सेम आप देखेंगे परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेनियस है प्लस बेस है, उनके कुछ पॉइंट्स के नाम रख दिए हैं। तो उन्हीं की मदद से आज हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे और इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे, जिसे टेंजेंट कहते हैं। तो सिंस ऑफ फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट, कि फोर्स एफ को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करवाया जा सकता है। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इट्स रिवर्स इज that to determine the force knowing and its perpendicular components। अब कंसीडर कर लें बेटा दो फोर्सेस के कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई, जो कि परपेंडिकुलर हैं, जो कि फोर्स एफ के परपेंडिकुलर हैं, लाइक दिस। ये देखिए फोर्स एफ के परपेंडिकुलर हैं। एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी एंड पी आर। ओ पी और पी आर से इनको रिप्रेजेंट करवाया, एफ एक्स और एफ वाई को। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है ट्रायंगल का, वो क्या है नहीं पढ़ा तो इधर मैंने लिखा भी हुआ है। वो ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर ख़त्म करें तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके मुताबिक आपको जो है वो हाइपोटेनियस क्या गिवन है? ओ आर गिवन है, ठीक है, उसका नाम एफ है। बेस क्या गिवन है? ओ पी गिवन है, उसका नाम एफ एक्स है। और परपेंडिकुलर का गिवन है पी आर गिवन है, उसका नाम एफ वाई है। तो ओ आर का स्क्वायर या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनके नाम देखें। ओ आर को किसके बराबर हमने बोला हुआ है? एफ़ के बराबर। ओ पी को किसके बराबर हमने बोला हुआ है? एफ एक्स के बराबर। पी आर को किसके बराबर बोला है? और एफ वाई के बराबर। तो ओ आर की जगह एफ़ का स्क्वायर, ओ पी की जगह एफ एक्स का स्क्वायर, पी आर की जगह एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ साइडों पर अगर स्क्वायर रूट ले लें तो एफ़ का स्क्वायर रूट के साथ कट गया, बाकी का एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या ड्राइव हो गई? एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हैंस इफ़ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर गिवन, कि अगर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बच्चों गिवन हो, देन वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वेक्टर बाय द अबव इक्वेशन। तो हम ऊपर वाले रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक फार्मूला पढ़ाया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो साइन किसके बराबर है? साइन सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कोस किसके बराबर है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। टैन किसके बराबर है? थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर का क्या नेम है? एफ वाई या वाई एक्सिस। और ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? एफ एक्स है। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? एफ वाई। तो हमने थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो टैन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। तो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? आपके पास पी आर है, बेस क्या है आपके पास? ओ पी। पी आर की जगह एफ वाई और ओ पी की जगह एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से अगर आपने थीटा निकालना है तो टैन इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये ना टेंजेंट निकालने का एक हमारे पास तरीका है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो थीटा के रिलेटेड बच्चों, तो द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द कैलकुलेटर और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कैलकुलेटर या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था साइन कोस टैन। अगर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 0 के बाद 90 के बाद 182 73 60 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम बात करें साइन 0 की, तो साइन 0 साइन 31/2 या 0.5, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 या 0.707, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0.866 और साइन 91। इसी तरह कोस 01 कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 या 0.866, कोस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 या 0.707,
cos 61/2 या 0.5, cos 90 0। इस तरह बच्चों tan 0 की बात करें तो 0, tan 30 की बात करें 1/√3 = 0.577, tan 45 की बात करें तो 1, tan 60 की बात करें √3 जो कि होता है 1.732 के बराबर, और tan 90 की बात करें तो वो अनडिफाइंड या अनलिमिटेड भी उसको कहते हैं, या इन्फिनिटी का भी इसको नाम दिया जाता है। ये वो वाली बेटो वैल्यूज़ हैं जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। अलाइड एंगल्स को जब पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाया था, और आज इसको आपको दोबारा बताया है। ये इसलिए बताया क्योंकि हम इन वैल्यूज़ के बगैर कभी भी ये एंगल जो है थीटा या XYZ जो भी एंगल का नेम है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड नहीं कर सकते। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की फ़िक्स वैल्यूज़ हैं, और ये बच्चों आप याद करनी है आपने इसको अच्छे तरीके से। इसके बाद बात करते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगली बात हमने की है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। इसको स्टेट करना है प्लस इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम अभी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखें आप कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। A body is balanced if the sum of the clockwise movement acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on a body। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में डिटेल बता रहा हूँ कि ये होते क्या हैं इस नीचे वाले डायग्राम की मदद से। अच्छा बच्चों, आपको ये एक ट्रायंगुलर टाइप नज़र आ रही है, ठीक है। वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर ये एक रोड सामने ना रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रोड है ना, ये जहाँ पर बैलेंस होगा ना, ठीक है, मतलब अभी आप कंसीडर कर ले कि ये रोड है वुडन वेज के ऊपर रखा है, उसको बैलेंस करना है। यहाँ पर ये बैलेंस हुआ ना, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ पर हमने दो डिफरेंट वेट्स ले लिए हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है W1 और W2, और एक साइड पर हमने एक वेट ले लिया W3, ठीक है। तो बच्चों ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो अब देखो W1 कम है, W2 ज़्यादा है, W3 ठीक है वो सबसे ज़्यादा है, हमें लग गई है। तो W1 की जो लेंथ है वो हमने कह दी L1, W2 की जो लेंथ है वो हमने कह दी L2, W3 की जो लेंथ है वो हमने कह दी L3। कहाँ से लेनी है? रेफरेंस पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीटर रूल का बनाया है वहाँ से हमने इसको लेना है, ठीक है। तो W1 और W2 एक साइड पर हमने सेट कर लेनी है। जिस साइड पर सेट करेंगे वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंगल इधर को घूम के जाएगा। तो ये वाला जो मूवमेंट होगा इसका बनेगा दैट इज़ कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर W3 की बात करें, चूँकि ये इधर को मूव करेगा घड़ी की डायरेक्शन में, ये ऊपर को जाएंगे अगर ये अनबैलेंस हुए, तो ये वाला जो मूवमेंट आर्म बनेगा उस वक्त दैट विल बी नोन एज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है बच्चों। तो W1 और W2 को बैलेंस करने के बाद W3 को इस हिसाब से रखना है कि ये जो अपना रॉड है ना या मीटर रूल जो है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करे, या W3 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो इनका जो बेटा मूवमेंट आर्म बनेगा वो क्या बनेगा? W1 मल्टीप्लाई बाय L1, W2 मल्टीप्लाई बाय L2, W3 मल्टीप्लाई बाय L3, क्योंकि ये इसलिए लेंस ली हैं हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले रेफरेंस पॉइंट की मदद से। अब ज़रा इसके बारे में ये जो मैंने आपको भी थोड़ी सी बातें बताई हैं, नेक्स्ट पर ज़रा इसको हम ज़रा डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी बैलेंस अ मीटर रूल ऑन द वेज एट इट्स सेंटर, के सेंटर में मीटर रूल के वेज को बैलेंस करना है ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, जैसे मैं अभी आपको पीछे डायग्राम में दिखा के आया हूँ, ठीक है। सच दैट द रूल स्टे हॉरिजॉन्टल, के रूल हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है, यानी कि एक प्लेन में रहे। सस्पेंड टू वेट्स, वही बात के दो वेट्स रख देने हैं, W1 एंड W2 ऑन वन साइड ऑफ द मीटर रोल एंड डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम द सेंटर एंड द वेट W3 ऑन द अदर साइड एट द डिस्टेंस L3 until द रूल अगेन बैलेंस्ड। वही बात के W1 और W2 को एक साइड पर रख लेना है सेंटर से, और उनकी लेंथ L1 और L2 के हिसाब से W3 को बैलेंस कर लेना है, ठीक है, L3 के हिसाब से। तो ये वाला उस वक्त तक बैलेंस रखना है जब तक ये सारे के सारे W1, W2 और W3 आपस में जो है वो बैलेंस नहीं आते। द वेट W1 एंड W2 टेंड्स टू रोटेट द रोड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द वेट W3 टेंड टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही बात जो आपको बता के हटाऊँ कि W1 और W2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, जबकि W3 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सो द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेट एंड आर क्या होंगी बेटा उनकी वैल्यू जो अभी बता के हटाऊँ? W1 मल्टीप्लाई बाय W2
W1 मल्टीप्लाई बाय L1 सॉरी W2 मल्टीप्लाई बाय L2 एंड W3 मल्टीप्लाई बाय L3। अगर बैलेंस होगा और तो क्या कंडीशन होगी, ये देखिए कंडीशन वो ये है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, क्योंकि दो वेट एक साइड पर थे, W1 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू W3 मल्टीप्लाई बाय L3। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विच इज स्टेटेड दैट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहलाता है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ने आपस में बैलेंस कर लिया है। तो इसकी ज़रा स्टेटमेंट अगर देखें कि व्हेन आ बॉडी इज़ इन बैलेंस, कि जब कोई बॉडी बैलेंस पोजीशन में आती है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पोजीशन इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ दैट पॉइंट, के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो अपना क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के बराबर उसी पॉइंट के ऊपर आता है। ठीक है, ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका आंसर करूँ। प्लस बच्चों अगर इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे इस चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मज़ीद न्यू नोटिफिकेशन आप तक टाइम से आते रहें। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।